Hello everyone, my name is Pilaram Sahu. In this video, I will explain cluster expansion for classical gas. The basic difference between ideal gas or perfect gas and real gas is that real gas particles experience force of mutual interaction. जो आइडियल गैस एंड रियल गैस होते हैं, इनका जो बेसिक डिफरेंस होता है वह यह है कि जो रियल गैस होते हैं उनमें सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। दैट मीन्स वे या तो एक दूसरे से रिपल्स होंगे या एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे। जैसे इस डायग्राम में शो किया गया है, मान लेते हैं यह एक रियल गैस पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें आर्बिट्रेरली दो पार्टिकल आयत पार्टिकल एंड जेड पार्टिकल लिया गया है, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। इनके बीच का ये रिपल्सन हो सकता है या इनके बीच का ये अट्रैक्शन हो सकता है, जिनके बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं R(I)J है। ठीक है, वेयर एज आइडियल गैस डू नॉट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। जबकि जो आइडियल गैस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होता। दैट मीन्स वो जो पार्टिकल्स होते हैं वे किसी भी कंटेनर में अगर उन्हें लिया जाए तो मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, लेट अ मोनोएटॉमिक क्लासिकल रियल गैस ऑफ n पार्टिकल्स मास m वॉल्यूम v एंड इन अ कंटेनर एट टेम्परेचर T। मान लेते हैं क्लासिकल गैस का सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो है n है, प्रत्येक पार्टिकल का मास m है और इनका वॉल्यूम जो है वो v है और इन्हें एक टेम्परेचर T पर लिया गया है। ठीक है, तो जो क्लासिकल गैस है, ठीक, या फिर कह सकते हैं क्लासिकल रियल गैस है, उनकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसे चाहे तो हम हैमिल्टनियन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हैमिल्टनियन जो होता है वह भी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। दिस इम्प्लाइज E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के स्थान पर हम ले सकते हैं समेशन ओवर I Pi² अगर उस सिस्टम की आयत पार्टिकल का मोमेंटम Pi हो तो उस आयत पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी Pi²/2m। और इस सिस्टम के लिए समेशन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा समेशन ओवर I Pi²/2m। यह जो है इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है प्लस फाई फंक्शन ऑफ Q। और मान लेते हैं जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो फाई है और यह जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह पोजीशन का फंक्शन होता है। ठीक है, इसलिए इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ Q, जहाँ Q उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं E फंक्शन ऑफ PQ, क्योंकि जो इसकी टोटल एनर्जी है वह P और Q का फंक्शन है, क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो फंक्शन है Q का, और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका फंक्शन है मोमेंटम का। तो इसे फाइनली हम लिख सकते हैं E PQ इक्वल टू समेशन ओवर I to n Pi²/2m प्लस समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n-1 फाई R(I)J। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ जो हम लिमिट लिए हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए वह I इक्वल टू 1 से n-1 तक है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जितना पार्टिकल है वह उससे n-1 पार्टिकल तक इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम मान लेते हैं किसी भी सिस्टम में 10 पार्टिकल हैं, ठीक है, तो वह अगर उसमें से हम कोई भी एक आर्बिट्रेरली आयत पार्टिकल ले लेते हैं
तो वह जो आयत पार्टिकल है वह स्वयं को छोड़कर जितने भी 9 पार्टिकल हैं उनके साथ वह इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक अकेला पार्टिकल कितने पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? जितने उस सिस्टम में पार्टिकल हैं उससे एक कम। ठीक है, और यहाँ जो हम लिखे हैं जैसे फाई आर आई जे, यह जो है आई और जे के बीच के इंटरेक्शन के लिए है फाई आर आई जे, और जो समेशन लिया है मतलब ये पूरे सिस्टम के लिए है। वेयर आर आई जे इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स आई एंड जे एंड फाई आर आई जे इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ पोटेंशियल पार्टिकल्स आई एंड जे। ठीक है, जो है आर आई जे आई और जे के बीच का डिस्टेंस है, और जो फाई ऑफ आर आई जे है वह 2 पार्टिकल मतलब आयत पार्टिकल एंड जेड पार्टिकल दोनों का पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन इज गिवन बाय z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल s टू द पावर 3n इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस बीटा ई डी गामा। ठीक है, यह जो है क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला है, इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल s टू द पावर 3n इंटीग्रेशन e टू द पावर, यहाँ हम एनर्जी की वैल्यू रख दिए। ठीक है, और जो यहाँ पर बीटा है इसकी वैल्यू होती है बीटा इक्वल टू 1/kT, जहाँ के जो है वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टी जो है वह टेम्परेचर है। ठीक है, तो फाइनली हमें इतना मिल गया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल h टू द पावर 3n डबल इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस इन ब्रैकेट समेशन ओवर आई पी आई स्क्वायर अपान 2m kT। यहाँ जो kT था इसे यहाँ ले लिए। ठीक है, तो ये सभी के डिवाइड में आ जाएगी, इसके भी और इसके भी, प्लस समेशन ओवर फाई आर आई जे अपान kT। फिर यहाँ पर जो है डी गामा था, यह डी गामा जो है पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस दोनों के लिए एक साथ दिया गया था, तो इसे हम पोजीशन के लिए अलग और मोमेंटम स्पेस के लिए अलग अलग ले सकते हैं। पोजीशन के लिए हो जाएगा dq1 से लेकर dq3n तक, 3n डायमेंशनल के लिए और n पार्टिकल हैं उसके लिए। और जो इसका मोमेंटम स्पेस है इसे भी हम ले सकते हैं dp1 से लेकर dp3n। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा इसका, फिर जो इसका पोजीशन वाला है उसको अलग ले लेंगे एक इंटीग्रेशन में, और जो इसका मोमेंटम स्पेस के लिए है उसको अलग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल h टू द पावर 3n इंटीग्रेशन, पहले ब्रैकेट में मोमेंटम स्पेस के लिए ले लेते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस समेशन ओवर आई पी आई स्क्वायर अपान 2m kT dp1 टू dp3n। ठीक है, ये हो गया पोजीशन के लिए, सॉरी मोमेंटम स्पेस के लिए। नेक्स्ट जो है यह है पोजीशन स्पेस के लिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस फाई अपान kT dq1 टू dq3n। यहाँ पर जो समेशन फाई आर आई जे लिखा गया था उसके स्थान पे हम केवल लिखे हैं माइनस फाई, क्योंकि फाई जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी को ही शो कर रहा है और यह भी इसका पोटेंशियल एनर्जी है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिंस इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस
ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान ए। एक इंटीग्रेशन फार्मूला यह है, इसके करस्पोंडिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई टू द पावर माइनस समेसन ओवर आई पी आई स्क्वायर अपान 2m के टी डी पी वन टू डी पी थ्री एन इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्स है, ठीक है, जो फार्मूला वाले में वहाँ जो एक्स है उसे यहाँ 1/2m के टी से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। और जो वहाँ पर सिंस इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपान ए, इस इंटीग्रेशन फार्मूला के करस्पोंडिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस समेसन ओवर आई पी आई स्क्वायर अपान 2m के टी डी पी वन टू डी पी थ्री एन। यहाँ पर जो है इस एक्स को यहाँ पी से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और जो यहाँ पर ए है फर्स्ट इंटीग्रेशन में, उसे यहाँ पर 1/2m के टी से रिप्लेस किया गया है। तो इस फार्मूला के राइट हैंड साइड में क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट पाई अपान ए आता है, तो यहाँ पर अंडर रूट के लिए हम यहाँ इससे पावर ले लिए हाफ, फिर पाई जो है उसे ऊपर में ले लिए, फिर अपान में जो है यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता है वो अपान में आता है, और यहाँ पर अपान में है 1/2m के टी, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2m के टी, और पाई यहाँ पहले से ही है। फाइनली ये हो गया 2πm के टी टू द पावर हाफ, एंड पूरे का पावर हो जाएगा 3n, क्योंकि यहाँ जो है केस है वो 3n डायमेंशनल के लिए है, ठीक है। फाइनली ये सिंप्लीफाइड करने पर क्या होगा, जो 3n है उसको मल्टीप्लाई हाफ के साथ होगा तो हो जाएगा 3n हाफ। फाइनली हमें इतना वैल्यू मिलेगा। इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस समेसन ओवर आई पी आई स्क्वायर अपान 2m के टी डी पी वन टू डी पी थ्री एन इक्वल टू 2πm के टी टू द पावर 3n अपान 2। नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, यह वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, ठीक है। यह जो है हमारा इक्वेशन 3 है, इसमें हम इस फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल h टू द पावर 3n, इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू है 2πm के टी टू द पावर 3n/2, तो ये हो जाएगा इतना, इंटू फिर जो है जो सेकंड इंटीग्रेशन है दैट मीन्स जो q कोऑर्डिनेट में है उसे उसका पार्टीशन फंक्शन हम मांग लेते हैं, वह ZQ है, ठीक है। फाइनली ये हो गया z इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल h टू द पावर 3n 2πm के टी टू द पावर 3n/2 इंटू ZQ। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। वेयर ZQ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस 5 ऑफ q अपान के टी डी क्यू वन टू डी क्यू थ्री एन। यहाँ जो हम फाई ब्रैकेट क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो है पोटेंशियल एनर्जी क्यू का फंक्शन होता है, ठीक है। फिर इसे एक्सपेंड करके हम ऐसा लिख सकते हैं, ZQ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस समेसन क्यू फाई आर आई जे डी क्यू वन टू डी क्यू थ्री एन। यहाँ पर जो मेयर फंक्शन है एफ आई जे इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 5q डी क्यू माइनस 1। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ई टू द पावर माइनस समेसन ओवर आई 5
आर आई जे, तो उसकी वैल्यू जो है वो होगी 1 प्लस समेशन ओवर आई टू एन एफ आई जे। ठीक है, और यहाँ पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट हैं सभी डी Q1 डी Q2 Q3 Qn तक, इसी तरह से सेकेंड डायमेंशनल में भी होगा DQ N1 N2, इस तरह से इन सभी के लिए मान लेते हैं जो 3n डायमेंशनल वाला है, जैसे DQ1 DQ2 DQ3, इन सब के करस्पॉन्डिंग मान लेते हैं हम 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस ना कंसिडर करके केवल 1 डायमेंशनल केस कंसिडर कर लेते हैं, जिसका जो फैक्टर है उसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर जो जेड है वह 3 डायमेंशनल है, दैट मीन्स जो डी जेड बार होगा वो है डी एक्स डी वाई और डी जेड 3 डायमेंशनल के लिए है। तो इस प्रकार से जो है ये चेंज हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा जेड क्यू इक्वल टू, इसकी वैल्यू है v टू द पावर n प्लस हाफ n n माइनस 1 इंटीग्रेशन एफ आई जे डी जेड 1 डी जेड n। ठीक है, जो यहाँ पर 3n डायमेंशनल है उसे हम जेड से ही रिप्रेजेंट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो DQ1 से DQ3n तक जा रहा था वो यहाँ पर केवल Z1 से लेकर Zn तक जा रहा है, क्योंकि हमने 3n डायमेंशनल को केवल dz से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी ZQ इक्वल टू v टू द पावर n प्लस हाफ n n माइनस 1 इंटीग्रेशन एफ आई जेड डी जेड डैश इंटू v टू द पावर n माइनस 1। यह जो है इसकी वैल्यू होती है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, यहाँ डी जेड डैश की वैल्यू है डी एक्स डी वाई डी जेड, और जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट होता है उसमें जो है एक्स के करस्पॉन्डिंग लिया जाता है डी आर। ठीक है, वाई के करस्पॉन्डिंग लिया जाता है आर डी थीटा, और जेड के करस्पॉन्डिंग लिया जाता है आर साइन थीटा डी फाई। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी डी जेड प्राइम इक्वल टू आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, फिर अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ से एफ आई जे डी जेड इक्वल टू ये हो जाएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ आई जेड आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी फाई। यहाँ पर जो है वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। ठीक है, दैट मीन्स ये 3 इंटीग्रेशन है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। एक है आर के लिए, एक थीटा के लिए और एक फाई के लिए। जो आर वाला होता है उसकी लिमिट होती है 0 टू इनफाइनाइट, और जो पाई वाला है उसकी लिमिट होती है 0 टू पाई, सॉरी थीटा वाला, एंड जो फाई है उसका लिमिट होता है 0 टू 2 पाई। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ आई जे डी जेड डैश इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। पहले आर वाले को सेपरेट कर लेंगे, एफ आर आर स्क्वेयर डी आर इंटू 0 टू इनफाइनाइट साइन थीटा डी थीटा, सॉरी ये है 0 टू पाई, एंड ये फाइनली है 0 टू 2 पाई डी फाई। ठीक है, अब इन सब को सॉल्व करते हुए जाएंगे। एट फर्स्ट जो है लास्ट वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। लास्ट वाले इंटीग्रेशन में डी फाई है, डी फाई का इंटीग्रेशन आएगा फाई, फिर इसकी लिमिट रखेंगे 2 पाई एंड 0, तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2 पाई माइनस 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, और बाकी सभी चीज़ें एज इट इज रहेंगे। फिर जो है नेक्स्ट क्या होगा, एफ इंटीग्रेशन एफ आई जेड डी जेड प्राइम इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एफ आर स्क्वेयर डी आर
इंटू जो साइन थीटा था उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, इसकी लिमिट है 0 to पाई इंटू 2 पाई। ठीक है, फिर इस यहाँ जो इसकी लिमिट है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस थीटा की लिमिट में एक बार पाई रखना है, एक बार 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो एजिटीज ही रहेंगी, चेंजेस केवल यही ब्रैकेट वाले में होगा। एट फर्स्ट थीटा के स्थान पे हम पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई, फिर माइनस इन ब्रैकेट माइनस कॉस 0 डिग्री, दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, फाइनली हो गया कॉस 0 डिग्री। कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ ये हो गया +1। फिर जो है कॉस 0 का वैल्यू, उसका वैल्यू भी 1, दैट मीन्स 1 + 1 = 2। इसकी वैल्यू जो है वो मिल गई इंटीग्रेशन f(r²) dr इंटू इतने की वैल्यू 2 × 2 पाई। फाइनली जो है इसकी वैल्यू मिलेगी f(i)j dz प्राइम = 0 to ∞ 4 पाई r² f dr। ठीक है, यह इसकी वैल्यू मिलेगी। मान लेते हैं इस वैल्यू का मान जो है वो बीटा है। ठीक है, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 6। देन इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 में ये वैल्यू रखेंगे। ठीक, इतने की, तो क्या हो जाएगा z³ = v⁴n + ½ n n-1 इंटू v⁴n-1 इंटू बीटा। ठीक है, एंड नेक्स्ट z³ = vn कॉमन लेंगे दोनों से, तो फर्स्ट में 1 बचेगा प्लस ½ n n-1। फिर यहाँ पर जो है v की जो पावर थी n-1 था, लेकिन हमने यहाँ इसका पावर v⁴n कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर इसकी पावर बचेगी v⁴ -1। -1 को हम यहाँ अपान में लिख सकते हैं v⁴1। ठीक है, जो इतना हो गया। फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n-1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n²। अगर जो है n की वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज हो तो वहाँ हम n को नेगलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है n-1 की वैल्यू को हम n² लिख सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, z³ = v⁴n इन ब्रैकेट 1 + ½ n² β/v। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड लॉग लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log z³ = log इन ब्रैकेट v⁴n इंटू ब्रैकेट 1 + ½ n² β/v। ठीक है, फिर जो है लेफ्ट साइड तो सेम रहेगा, राइट साइड को हम log ब्रैकेट में m इंटू n से सॉल्व करेंगे, तो उसका वैल्यू हो जाएगा log m इंटू n = log m + log n। ठीक है, उस फार्मूला से इसकी वैल्यू मिलेगा log v⁴n + log ब्रैकेट 1 + ½ n² β/v। नेक्स्ट हो जाएगा log z³ = n log v। log के फार्मूला से अगर किसी भी log में जैसे log x⁴m रहता है तो उस m को हम सामने ले सकते हैं। दैट मीन्स log x⁴m = m इंटू log x, उस फार्मूला से चेंज हो गया, प्लस ये है जो एजिटीज है। यहाँ पर जो है n² β/2 भी है, इसकी वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा होता है, इसलिए यहाँ हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा log z³ = n log v + log ब्रैकेट में ½ n² β/v।
मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 है। ठीक है, देन मीन प्रेशर ऑफ द गैस इज, जो गैस होता है उसका मीन प्रेशर का फार्मूला होता है P इक्वल टू के टी ब्रैकेट करली बाई करली भी लॉग जेड टी। ठीक है, मतलब किसी भी सिस्टम के लिए, गैस पार्टिकल के सिस्टम के लिए प्रेशर का फार्मूला होता है के टी इंटू जो पार्टीशन फंक्शन रहता है जेड, उसके लॉग का, उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जो उसमें डिफ्रेंसिएशन है उसके एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, मतलब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम जेड की, तो हो जाएगा P इक्वल टू के टी इन ब्रैकेट करली बाई करली भी लॉग जेड की वैल्यू रखेंगे 1/n h टू द पावर 3n इंटू 2πm की t टू द पावर 3n/2 इंटू जेड क्यू। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अब इसको फिर से अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे इन सबको। ठीक है, पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला अलग कर लेंगे और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट है उसके लिए अलग से रख लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा P इक्वल टू के टी, जो यहाँ पर है लॉग में लॉग m इंटू एन के फॉर्म में है, तो जो लॉग m वाला है वो इस तरह से अलग हो जाएगा और जो n वाला पार्ट्स है वो इस तरह से प्लस में अलग हो जाएगा। फाइनली हो जाएगा P इक्वल टू के टी डेल बाई डेल वी लॉग 1/n h टू द पावर 3n 2πm की t टू द पावर 3n/2। ठीक है, ये मतलब यह जो हम पहले मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए लिए थे ये सभी इसमें अलग हो गया, प्लस के टी करली भाई करली भी जेड क्यू, यह पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला है। ठीक है, दोनों सेपरेट हो गया। अब हम जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट के मीन प्रेशर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 11। मान लेते हैं जो पोजीशन कोऑर्डिनेट वाला है, ठीक, दैट मीन्स इतना के टी करली बाई करली भी जेड क्यू, यह किसके लिए है, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू के लिए। मान लेते हैं इसका जो प्रेशर है वह P बार है, तो ये हो जाएगा P बार इक्वल टू 1 के टी करली बाई करली भी जेड क्यू। फिर यहाँ जेड क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा P बार इक्वल टू के टी करली बाई करली भी n लॉग भी प्लस हाफ n स्क्वेयर बीटा अपान भी। यह जो है पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए मीन प्रेशर का फार्मूला है। ठीक है, इसमें जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग प्रेशर एडेड नहीं है। फाइनली P बार इक्वल टू इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब जो यहाँ पर था करली बाई करली भी, ठीक है, करली बाई करली भी इतना, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। n लॉग भी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n लॉग भी का डिफ्रेंसिएशन 1/v, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म हो जाएगा n/v प्लस 1/2 n स्क्वेयर बीटा अपान v। यहाँ केवल v का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा और 1/v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -1/v स्क्वेयर इंटीग्रेशन के फार्मूला से। फाइनली ये हो जाएगा P बार इक्वल टू के टी ब्रैकेट में n/v माइनस हाफ n स्क्वेयर बीटा अपान v स्क्वेयर। इस तरह से इंटीग्रेशन इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P बार इक्वल टू के टी n/v माइनस 1/2 n स्क्वेयर बीटा अपान v स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 12। यह जो इक्वेशन नंबर 12 है, दिस इज क्लस्टर एक्सपेंशन फॉर क्लासिकल रियल गैस। यह जो है रियल गैस के लिए क्लस्टर एक्सपेंशन का फार्मूला है।
ठीक है, दिस इज एनालॉग ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। यह जो है एक्चुअल में वैन डर वाल गैस इक्वेशन का ही अनादर फॉर्म है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन होता है, यह जो है आइडियल गैस इक्वेशन से थोड़ा सा चेंज करके डिराइव किया गया था। आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी भी इक्वल टू एन आर टी। उसमें स्लाइडली चेंजेस करके वैन डर वाल ने इसको चेंज करके इक्वेशन दिया था पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यह जो इक्वेशन नंबर 12 हमें क्लस्टर एक्सपांसन से जो मिला है वह इस वैन डर वाल इक्वेशन के सिमिलर है। ठीक है, मतलब यह जो इक्वेशन है इक्वेशन 12, दिस इज एनालॉग फॉर्म ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। जो भी हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन देखा वह इसका ही दूसरा फॉर्म है। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 12 वी कैन राइट पी बार अपॉन के टी इक्वल टू एन अपॉन भी माइनस हाफ एन स्क्वेयर बीटा अपॉन भी स्क्वेयर। इसको चेंज करके ऐसा ले सकते हैं, यहाँ जो के टी था इसे यहाँ हमने ले लिया तो ये डिवाइड में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पी बार अपॉन के टी इक्वल टू एन अपॉन भी माइनस 1/2 एन अपॉन भी स्क्वेयर बीटा। ठीक, इसको ऐसे ले लिए, जो एन स्क्वेयर भी अपॉन भी स्क्वेयर था इसे हमने एक साथ ले लिया एन अपॉन भी स्क्वेयर। बाकी सभी चीज़ें सेम हैं। नेक्स्ट पी बार अपॉन के टी इक्वल टू एन माइनस हाफ स्मॉल एन स्क्वेयर बीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 13। यहाँ पर जो कैपिटल एन अपॉन भी था इसे हमने स्मॉल एन से रिप्लेस कर दिया। वेयर स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम। जो स्मॉल एम है वह यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की नंबर है। ठीक है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 पी बार अपॉन के टी इक्वल टू, अगर हम चाहें तो इक्वेशन नंबर 13 को एन के पावर में एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म में एन का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में एन का पावर 2 है। इसी तरह से ये और भी हायर ऑर्डर तक जा रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है कम होती है, इसलिए इन सभी टर्म्स में इनको जो है नेगलेक्ट किया गया है। लेकिन हम चाहें तो इसे एक सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम अगर एन के पावर में एक सीरीज़ के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, पी बार अपॉन के टी इक्वल टू ए एन, जहाँ ए की वैल्यू यहाँ 1 है, प्लस बी एन स्क्वेयर, यहाँ पर जो है बी की वैल्यू क्या है माइनस हाफ बीटा है, प्लस सी एन क्यूब प्लस डेफ डेफ डेफ। इसी तरह से इसको हायर ऑर्डर के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वायरल एक्सपेंशन। इन कांस्टेंट ए बी सी आर कॉल्ड वायरल कोफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो में क्लस्टर एक्सपेंशन फॉर क्लासिकल गैस के बारे में पढ़ा, और इसकी सहायता से जो है किसी भी क्लासिकल रियल गैस की बिहेवियर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा सकता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वाचिंग माय वीडियो।